अगला चैप्टर है हमारा भारत से हम क्या सीखें, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो आइए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मैक्स मूलर ने ही यह चैप्टर लिखा है और इसमें इन्होंने भारत के बारे में बताया हुआ है। तो वही कह रहा है कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने से के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो यह वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, जिसे गला दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। जो मेघदूत नामक किताब है उसका अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। तो जर्मन भाषा में किया है। मैक्स मूलर कहाँ का था? जर्मनी का था। तो जर्मन भाषा में किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है। तो किसने दिया था? मैक्स मूलर ने ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है। इसको भी उसने जर्मन भाषा में ही अनुवाद किया हुआ। किसमें किया है? जर्मन भाषा में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। किस भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था? तो संस्कृत का अध्ययन किया था। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। आंसर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पारसियों के धर्म क्या नाम है। पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो क्या नाम? पारसियों के धर्म क्या, जो जिन्होंने धर्म बनाया था उनका क्या नाम है। तो क्या नाम था उनका? जरथ्रूस नाम था। क्या नाम था? जरथ्रूस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? पुरातत्व से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ से मिला था। यह जो दारिस नामक सोने का सिक्का था यह कहाँ से मिला था। तो यह वाराणसी से मिला था। कहाँ से मिला था? वाराणसी से मिला था। और किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। आंसर हमारा मैक्स मूलर होगा। क्या होगा? मैक्स मूलर को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय सबको पता है यह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नृवंश विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान। आंसर नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दारिस क्या है। दारिस क्या है? दारिस सोने की प्राचीन काल की सिक्का है। एक सिक्का, सोने का सिक्का है जिसे दारिस नाम दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। आंसर हमारा हो जाएगा डी, यूनान से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहनामा का रचनाकाल क्या है। शाहनामा कब लिखा गया था, उसकी रचनाकाल क्या है। तो कब लिखा गया था वो? 10वीं या 11वीं सदी में। आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्निस रूप में मिलता है। सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरकस थे। हरकस क्या थे। तो हरकस क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा 1723 ईस्वी में की थी। आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मुंडा किस देश की जाति है। तो मुंडा किस देश की जाति है? यह भारत की एक जाति है।
आंसर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, जो कि भारत में आना चाहते हैं किसी खोज के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। भारत के गाँव में भारत बसता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या है? तो प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। आंसर सी, प्राचीन मानव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो किसे मिला था यह दारिश नामक सिक्का? वारेन हेस्टिंग्स को, वाराणसी के पास से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो किसके अध्ययन के कारण भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, नीति कथाओं का। क्या हो जाएगा? नीति कथाओं का। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? ये एक निबंध है, तो इसके निबंधकार कौन है? किसने लिखा है इसको? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी इन्होंने किसको कहा है? नाखून को कहा है। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए, नाखून। क्या होगा? नाखून। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो यह किसकी रचना है? वात्सायन की है। किसकी रचना है? वात्सायन की। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिक्थक का अर्थ क्या होता है? तो सिक्थक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है, मोम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महाभारत क्या है? तो महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के। आंसर ए। क्या हो जाएगा? गौड़ देश। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? छोटे नख को कौन पसंद करता है? तो आंसर ए हमारा हो जाएगा, दक्षिणात्य। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो कौन नहीं बन सकता है? बंदरियाँ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं के राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? संबोधित किया जाता है तो इंद्र को। देवताओं का राजा किसे बोला जाता है? इंद्र को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नख किसका प्रतीक है? तो नख पशुता का प्रतीक है, क्योंकि आदमी पहले पशु ही था। तो नख किसका प्रतीक है? पशुता का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी है? कौन सी उपाधि दिया था काशी विश्वविद्यालय ने? ज्योतिषाचार्य। तो ज्योतिषाचार्य। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? कब सम्मानित किए गए थे? 1957 ईस्वी में। कब इस उपाधि से सम्मानित किए गए? 1957 ईस्वी में। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल की रचना किसने की है? तो अशोक के फूल की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1979 ईस्वी दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है? तो नाखून का इतिहास हमको कामसूत्र से ही मिलता है।
चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था उन्होंने? लखनऊ विवि से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो यह मानव के किस अंग से है? नख से है, क्योंकि नख को लोग कोई कहीं चंद्राकार काटते हैं, तो कहीं त्रिकोण काटते हैं, तो कहीं त्रिशूल के आकार के काटते हैं, ऐसे ही काटते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अलतक का अर्थ क्या है? तो अलतक का अर्थ क्या है? आलता। क्या अर्थ है? आलता, जिससे नाखून रंगा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इन्हें किस रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? आलोक पर्व पर रचना पर मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? नाखून ही थे। नाखून ही से वह शिकार किया करता था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के पास क्या था? तो आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र था, घोड़ा था, मिट्टी का घर था, ये तीनों थे। आर्यों के पास ये सभी थे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर, क्योंकि अब उसे अपने नाखूनों पर विश्वास नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का है। यह बात किसने बताया था? गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ये तो अभी हम पहले क्वेश्चन में ही पढ़े हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है, मतलब किस विधा में उन्होंने लेखन नहीं किया है इसमें से? तो किस विधा में उन्होंने किया है? कहानी। किसमें? कहानी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो कौन नहीं है? बी, माटी की मूर्तें, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नहीं तो इसमें अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं अगला। हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है जिसपे अमेरिका ने बम गिराया था? तो यह जापान में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो छोटे नखों को पसंद कौन करता था? दाक्षिणात्य। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो यह एक ललित निबंध है। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दधिच की हड्डी से क्या बना था? तो दधिच की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र बना था। क्या बना था? इंद्र का वज्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो यह किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशवी वृत्ति के। पाशवी वृत्ति के यानी पशुओं के का यह एक प्रतीक है कि मानव क्या था? पहले पशु ही था। चलिए आगे देखते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को कहते हैं। किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को।